अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे इस संडे टेस्ट की इवनिंग का जो पेपर था उसका फिजिक्स पोर्शन। फर्स्ट एमसीक्यू इसमें गिवन है, इफ वेक्टर बी इज 3 यूनिट नॉर्थ एंड सी इज 4 यूनिट वेस्ट देन सी क्रॉस बी इज डायरेक्टेड अलोंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्रॉस प्रोडक्ट से मुतालिक है, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है दो वेक्टर्स के दरमियान में। पहला है वेक्टर सी और दूसरा है वेक्टर बी। सी क्रॉस बी से आता है सी बी साइन थीटा, और चूंकि वेक्टर है साथ में डायरेक्शन भी होगी। अब एक वेक्टर जो है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द नॉर्थ और दूसरा टुवर्ड्स द वेस्ट, तो दोनों के दरमियान एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें 4 गिवन है, 3 जो बी का है वो 3 यूनिट गिवन है। एंगल अगर हमारे पास 90 है तो साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होती है 1, तो यहाँ से 12 आ गया, 12 यूनिट इसका आंसर है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, मैम बात डायरेक्शन की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैप ड्रा करते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का। अब यहाँ पे जो वेक्टर बी है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्थ एंड वेक्टर सी अलोंग द वेस्ट। अब अगर मैं सी क्रॉस बी करता हूं तो हमने पढ़ा है कि राइट हैंड रूल के जरिए से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और तरीका क्या है कि हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वेक्टर सी पे रखेंगे और उसको रोटेट करेंगे, सेकंड वेक्टर बी की तरफ कर्ल करेंगे। जो थंब होगा वो हमारे पास इनवर्ड आ रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है, तो करेक्ट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड या इनवर्ड बनेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी है। 128 एमसीक्यू है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ सिस्टम फॉर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है कि जिसके दौरान सिस्टम में ना हीट एंटर होती है ना लीव होती है। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक हीट के फार्मूले में हीट को जीरो पुट करें, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एडियाबैटिक में हीट की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। 129 है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू आइडेंटिकल मासेस 4:1, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन है, अगर मास आइडेंटिकल हो, सेम मास हो। तो अगर हम इस रिलेशन को रेशियो की फॉर्म में लेके तो काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 का बन जाएगा v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। हमें वेलोसिटी का रेशियो गिवन है कि 1:4 है, चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ले तो बन जाएगा 1/16, मतलब 1:16 बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर हमारे पास वेक्टर सी है जो कि a प्लस बी के बराबर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आल्सो गिवन है 4, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर यहाँ पे अप्लाई करें इस पे, तो हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो cos थीटा की वैल्यू हम 90 पुट करेंगे। अगर ये 90 तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो c बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 मैग्नीट्यूड है और b की क्या है 3 मैग्नीट्यूड है। तो 4 4 16, 3 3 9, द आंसर इज 25, जिससे मैग्नीट्यूड 5। तो c का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 आ रहा है। इट मींस कि a और b के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 90, तब हमारे पास c का मैग्नीट्यूड 5 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है एमसीक्यू नंबर ये 130 था, 131 एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। थर्मोडायनामिक्स में जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता है दैट विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। ये हमारे पास एरिया कर्व में वर्क डन। अगर ज्यादा एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास उस प्रोसेस में ज्यादा होगी, अगर कम एरिया आ रहा है तो वर्क डन कम होगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 6 है कि हमारे पास गिटार का एक स्ट्रिंग है, अगर हम उसको प्लग करते हैं 1/8 पार्ट से तो हमारे पास 4 लूप्स बन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 100 हर्ट्ज है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो स्ट्रिंग के केस में याद रखिए हमारे पास 4 लूप है, तो नंबर ऑफ लूप्स n = 4 हम पुट करेंगे, ठीक है। और फार्मूला जो है वो जनरली हम फ्रीक्वेंसी का लिखते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n टाइम्स ऑफ f1 हम पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम f4 की बात करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 4f1। f1 यहाँ पे फंडामेंटल है, हमने फंडामेंटल की वैल्यू निकालनी है, तो बन जाएगा f1 = f4/4। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 हर्ट्ज थी 4 लूप्स के लिए, तो फंडामेंटल इसकी क्या होगी, 100 हर्ट्ज को 4 से डिवाइड करें तो 25 हर्ट्ज हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी,
और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 लूप्स के लिए कितनी बन गई, वो 100 बन जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नंबर 7 है कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ लूप्स अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग द स्पीड ऑफ अ वेव। याद रखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग नंबर ऑफ लूप्स में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो नंबर ऑफ लूप में इंक्रीज से क्यों कौन सी चीज इफेक्ट होती है, तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ लूप के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एज द नंबर ऑफ लूप अलोंग द स्ट्रिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस, लेकिन वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स बनता है। मतलब नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखिए नंबर ऑफ लूप इंक्रीज डिक्रीज होने से स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी उसी रेशो में कम हो रही है तो प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। एमसीक्यू हमारे पास है 1, ये 133 था। अब नेक्स्ट है 134 एमसीक्यू। एज कंपेयर टू ओरिजिनल साउंड इंटेंसिटी ऑफ इको विल बी। याद रखिए हम कहते हैं कि हमारे पास जब साउंड वेव किसी सरफेस से टकरा के पलट के वापस आती है इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। दो तरह की होती है, एक को हम रिवर्बरेशन भी कहते हैं और एक को हम इको कहते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। अब जब भी कोई वेव साउंड वेव की सरफेस से टकराती है तो सरफेस जो सामने वाली सरफेस वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड नहीं होती, वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा के लिए एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो चूंकि रिफ्लेक्टेड जो वेव ओरिजिनल गई थी वो जब रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तो उस एनर्जी का साउंड के कुछ पार्ट वो दीवार एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिफ्लेक्टेड साउंड की एनर्जी हमेशा के लिए ओरिजिनल से कम होती है। अगर एनर्जी कम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, वो कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू द ओरिजिनल साउंड द इंटेंसिटी ऑफ इको विल बी लेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 135। एमसीक्यू है 135। कि हमारे पास की जी मास है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, कितने हाइट पे, हम 1 की जी मास को कितने हाइट पे लेके जाए ताकि उसकी एनर्जी 1 जूल हो। तो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। h हमने मालूम करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास m और पोटेंशियल डिवाइड बाय mg हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। हमें गिवन है 1 जूल एनर्जी, मास गिवन है 1 kg और हमारे पास g की वैल्यू अगर हम 10 पुट करें तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 से आता है 0.1 मीटर, मतलब 1 kg मास अगर हो, ठीक है, तो 1 जूल एनर्जी उसके पास तब होगी अगर हम उसको कितना लिफ्ट करें, 0.1 मीटर तक लिफ्ट करें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 एमसीक्यूज 136। ये 135 था और नेक्स्ट है 136 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेक्टर। हम जब एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन में जितने भी पैरामीटर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इन तमाम की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं और उनकी डायरेक्शन हमेशा के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलांग होती है। अगर इस कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्सिस होती है, अप या डाउन, डिपेंड करता है कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इन तमाम को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं क्योंकि तमाम एक करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन में है उनमें एंगुलर मोमेंटम गिवन है, यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है वो एक्सियल वेक्टर नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू है 137। The acceleration of projection along the diameter of a circle at mean position। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में कि जब कोई पार्टिकल along the circular path मोशन करता है और ऊपर से लाइट पड़ रही हो तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो along the diameter to and fro मोशन करता है। हमें पता है कि मीन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मीन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मीन पे x की वैल्यू है 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0। हमसे मीन पे पूछा गया है, अगर एक्सट्रीम पे पूछते माइनस ओमेगा स्क्वायर xm होता, चूंकि मीन पे है तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 138। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी बिकम्स इक्वल। किस पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर होती है। तो आप लिखे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, इसको लिख से हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है हाफ के एक्स स्क्वायर।
हाफ के दोनों तरफ से कैंसिल, एक्स नॉट स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, ये अगर ऊपर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो गए 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 से दोनों तरफ को डिवाइड कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी, इसका स्क्वायर रूट आएगा एक्स नॉट और नीचे अंडर रूट 2। तो ये वो पोजीशन है फ्रॉम द मीन पोजीशन के जहां पे काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 139 कह रहे कि साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर, किस मीडियम में साउंड, हमें पता है साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, मीडियम डिपेंडेंट वेव्स, तो किस मीडियम में साउंड वेव्स ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, ये डिपेंड करता है उस मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी के रेशियो पे। तो सॉलिड मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी का रेशियो चूंकि लिक्विड और गैस से ज्यादा है तो उसमें स्पीड की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इनमें से सॉलिड मीडियम जो है वो आयरन है, गिवन ऑप्शन में आयरन जो है वो सॉलिड मीडियम है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी सबसे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बनता है। ये था एमसीक्यू 139। 140 एमसीक्यू है, डिस्टेंस बिटवीन अनोड एंड एंटीनोड। स्टैंडिंग वेव में हमारे पास नोड्स और एंटीनोड्स बनते हैं। नोड हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल्स रेस्ट में है, एंटीनोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट कहलाता है। अब दो नोड्स के दरमियान फासला लैम्डा बाई 2 होता है, लेकिन एक नोड और एंटी नोड हो तो हमारे पास फासला क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बनता है। 141 a position vector r and applied force r f are lying in the xy plane, then the cross product will be along। याद रखिए अगर हमारे पास xy प्लेन है और xy प्लेन में हमारे पास r और f दोनों पड़े हुए हैं थ्रू सम एंगल थीटा, तो अगर हम r क्रॉस f करते हैं तो r क्रॉस f से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर टार्क आता है। और याद रखिए राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर r और f xy प्लेन पे पड़े हो तो उनसे जो रिजल्टेंट आएगा वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस बनता है दैट इज z एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास r क्रॉस f से अगर टार्क आता है तो टार्क हमारे पास लाई करेगा किस एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग, चूंकि इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक है, 142 एमसीक्यू है। 142 एमसीक्यू में हम बात करते हैं अबाउट द मेगावाट आवर। 1 किलोवाट आवर हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर है उसका जाउल के साथ जो रिलेशन है वो है 3.6 × 10⁶ जाउल। अगर मैं 1 मेगावाट कहता हूं तो मैं इसके साथ मेगा के लिए प्रीफिक्स क्या बनता है +6, और ये आपके पास ये किलो के लिए ये था, मेगा के लिए +3 और बढ़ जाएगा तो बन जाएगा 9.6 × 10⁻³ जाउल। ठीक है, तो ये किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जाउल बराबर है, और मेगावाट आवर में आप 10⁻³ को और बढ़ा ले 1000 टाइम बढ़ जाएगा तो 3.6 × 10⁹ जाउल बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हमारे पास बनता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 143 एमसीक्यू है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन 142 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, अच्छा 143 एमसीक्यू है कि बाय डबलिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल, पोटेंशियल डबल्स या मोमेंटम डबल्स। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दे ये 4 गुना बढ़ता। पोटेंशियल एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, हाँ मोमेंटम का रिलेशन v के साथ लीनियर है, इसको डबल करेंगे ये डबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे जो बन रहा है वो मोमेंटम का बन रहा है और ऑप्शन नंबर सी है। 144 एमसीक्यू है, A car and truck are accelerating with the same speed. Kinetic energy will be greater for। एक कार है और एक ट्रक है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो सेम वेलोसिटी के लिए डिपेंडेंसी ये है, मास पे डिपेंडेंसी आप कंसीडर करेंगे। ट्रक का मास चूंकि कार के मास से ज्यादा होती है तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी कार के मुकाबले में ज्यादा होगी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 145 एमसीक्यू है कि वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज 0 फॉर। हमें पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो अलॉन्ग द क्लोज पाथ हमेशा के लिए 0 होगा। और दूसरी बात ये कि 2 पॉइंट के दरमियान वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स में एक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है और दूसरा इलास्टिक फोर्स है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का ऑप्शन गिवन है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप क्लोज पाथ के अलोंग वर्डन करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रिक फोर्स तो वर्डन हमेशा के लिए क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 146, अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस, अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg मास एक्सेलरेटिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमारे पास 1 kg का मास है और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना लग रहा है, तो F इज इक्वल टू एम ए फार्मूले से 1 इंटू 10 से आ जाएगा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू 147, एमसीक्यू है 147, और वो है अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून हैज लेंथ इक्वल टू 1 मीटर लेस देन 1 मीटर। अच्छा, हमें पता है कि सेकंड पेंडुलम की जो स्पेसिफिकेशन है, टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज की होती है, लेंथ 1 मीटर का होता है, लेकिन तब जब जी की वैल्यू 9.8 हो, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे हम ये लेते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल 1 मीटर लेते हैं। क्या मून के सरफेस पे भी यही स्पेसिफिकेशन है? तो हम कहते हैं कि सेकंड से, तो सेकंड का मतलब कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी। मून के लिए जी की वैल्यू चेंज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का एल ओवर जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अब अगर हमारे पास जी की वैल्यू, ये डिपेंड करता है इस रेशो पे, अगर जी की वैल्यू कम होती है तो लेंथ को भी कम होना चाहिए, तभी इनका रेशो हमारे पास सेम रहेगा 2 सेकंड्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। चूंकि अर्थ पे जी की वैल्यू ज्यादा थी तो लेंथ भी ज्यादा था, यहां पे मून पे जी की वैल्यू 1.6 कम होती है तो लेंथ भी कम होना चाहिए। तो ऑप्शन गिवन ऑप्शन में आपको लिखना चाहिए कि जो लेंथ होगी वो 1 मीटर से कम होनी चाहिए फॉर द सरफेस ऑफ मून। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लेस देन 1 मीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 148 एमसीक्यू है कि विच a 10 kg mass attains a terminal velocity while falling through air experience drag force। अगर हमारे पास 10 kg का मास है और वो गिर रहा है, ठीक है, एक हमारे पास एक फ्लूइड में जिस पे ड्रैग फोर्स ये लगा रहा है अपर डायरेक्शन में, तो हमारे पास अगर ये फॉल करेगा विद द टर्मिनल या कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस वक्त इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स की वैल्यू वेट के बराबर होगी, और वेट mg के बराबर हम लेते हैं। मास हमारे पास 10 है, g की वैल्यू अगर हम 9.8 पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 98 न्यूटन, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में आता है। 148 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। 149 एमसीक्यू है कि विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन सा टर्म जो है वो कांस्टेंट रहता है? तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ एक फोर्स अमल करता है, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जो वर्टिकली एक्ट करता है। हॉरिजॉन्टली चूंकि फोर्स एक्ट नहीं करता तो हमारे पास वीक्स जो है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है। वी वाई जो है उसमें चेंज आएगा, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, तो वी एक्स और जी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बनता है। 150 एमसीक्यू है कि टू ट्यूनिंग फॉर्क्स आर वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड विल बी। याद रखिए यहां पे जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है, दोनों के डिफरेंस है, वो बन रही है 25 हर्ट्ज या बीट्स पर सेकेंड। ह्यूमन ईयर जो है वो 1 से लेके 10 बीट्स पर सेकेंड तक जो बीट्स है वो सेंस करते हैं। ठीक है। 10 से ज्यादा अगर हो तो हम उसको या ह्यूमन उसको सेंस नहीं कर पाती। तो बीट फ्रीक्वेंसी चूंकि यहाँ पे डिफरेंस 25 हर्ट्ज है तो हम इसको नहीं सुन पाते। ठीक है। तो नो बीट इज हर्ड एट दिस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी बनता है। 151 है इन बर्नौलीज इक्वेशन द टर्म रो जी एच रिप्रेजेंट। बर्नौली इक्वेशन हमने रो जी एच का टर्म इस्तेमाल किया था, तो इस रो जी एच को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है, साथ में जी एच, तो एम जी एच असल में पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर ही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी बनता है। 152 एमसीक्यू है कि स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ अलोंग टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें स्ट्रेट लाइन इस तरह जा रहा है, तो इस तरह के ग्राफ के लिए, हम लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 होती है।
तो वी टी ग्राफ में जब इस तरह का लाइन रहा हो तो स्लोप 0 होगा, इस तरह का लाइन रहा होगा तो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट होता। क्योंकि कह रहे हैं कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप 0। वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, तो अगर स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी 0। तो ये ग्राफ 0 एक्सेलरेशन के लिए है। करेक्ट ऑप्शन यहां पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 153 MCQ है कि हमारे पास 1 kg and 4 kg masses are falling freely in vacuum, रेशियो ऑफ G1 and G2। मासेस मुख्तलिफ है, जब फ्री फॉल करेंगे तो हमें पता है कि जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, हेवी मास हो या लाइट मास हो, दोनों फॉल करते हैं विद द सेम एक्सेलरेशन। तो याद रखिए, अगर आप चूंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करती, तो अगर आप इनका रेशो लेंगे, रेशो हमेशा के लिए क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनता है। 154 MCQ है कि टू डबल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टेम्परेचर मस्ट बी। याद रखिए, स्पीड ऑफ साउंड में वेलोसिटी का टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन है। अगर मैं स्पीड को डबल करना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी। 155 MCQ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो या प्लेन एंगल जो है हम मेजर करते हैं रेडियन में, डिग्री में, रिवोल्यूशन में। स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल होता है, तो सॉलिड एंगल वाला स्टेरेडियन वाला ऑप्शन इसमें नहीं आ सकता। 156 MCQ है कि बॉब्स ऑफ सिंपल पेंडुलम डीएक्सेलरेट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन बिकॉज फोर्स एंड वेलोसिटी आर। याद रखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है, अगर ये बॉब एक्सट्रीम पे हो और ये मीन की तरफ जाएगा, तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि इस दौरान इस बॉब की वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो हमारे पास जो बॉब है वो स्पीड अप होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन जो ही ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब जब फोर्स और ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इट विल डीएक्सेलरेट द बॉब, तो बॉब की वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और जो ही ये मीन की एक्सट्रीम की तरफ आएगी तो ऐसा दोबारा कम होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी आपस में एंटी पैरेलल हो तो ये स्लो डाउन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट MCQ है MCQ 157 MCQ है, और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल के बराबर हम लिखते हैं मोशन एनर्जी एक्सट्रीम पे पहुंच के बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो एक्सट्रीम पे पहुंच अगर ये बॉडी रेस्ट में, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास है वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कहां पे एक्सट्रीम पे? एक्सट्रीम पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, xm के बराबर। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे टोटल किसके बराबर होगी, पोटेंशियल, क्योंकि आपके पास काइनेटिक क्या हो जाती है 0। तो इस डिस्प्लेसमेंट पे एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर हो। अगर मीन की बात होती तो फिर टोटल काइनेटिक के बराबर होती। ठीक है, ये MCQ है 157। अब 158 को डिस्कस करते हैं, और 158 में हम कहते हैं कि प्रेशर टू टेम्परेचर रेशियो जो है वो कांस्टेंट है किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास अगर हम लिखे PV = nRT, लिख सकते हो गैस वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखे, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये तब हो सकता है जब हम कौन सा प्रोसेस ले, आइसोकोरिक ले। आइसोकोरिक वो प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तब P/T का रेशो हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, मतलब P और T के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 159 MCQ है, अगर हमारे पास V जो है वो ओमेगा क्रॉस R के बराबर है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और R के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये V जो है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। याद रखिए, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा के लिए उन दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन पे ये पड़े उनको परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स को भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। V ओमेगा को भी परपेंडिकुलर होगा और V R को भी परपेंडिकुलर होगा। तो बोथ वाला ऑप्शन यहाँ पे नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है
160, MCQ है 160. For which pair of angles ratio of range is 1 during projectile motion? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जहां पे हमारे पास दो एंगल का सम 90 के बराबर हो, उन दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. और ऐसे दोनों एंगल्स के लिए जो रेंज की वैल्यू क्या होती है वो सेम होती है. ठीक है, तो अगर मैं इन पेयर्स में देखूं तो मेरे पास एक है R30 और एक है R60. तो 30 और 60 चूंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 के बराबर है, तो इन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इन दोनों का रेंज क्या होगा हमेशा के लिए 1 के बराबर या सेम होगा. तो R30 और R60 का अगर आप रेशियो लेते हैं रेंज का तो हमेशा के लिए 1 के बराबर होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में सेम वेलोसिटी से दोनों को प्रोजेक्ट करें, ठीक है, इन एंगल्स के साथ, तो दोनों सेम रेंज कवर करेंगे. 35 है मैथमेटिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय. अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें गैस है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होती है, खर्च होती है, जिससे ये सिस्टम एक्सपेंड करता है. तो चूंकि एक्सपेंशन हो रही है तो थर्मोडायनेमिक्स में जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो वर्डन हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा. और चूंकि किस वजह से करें, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, तो चूंकि उसमें कमी आएगी तो डिक्रीज एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. तो ये जो आपके पास ऑप्शन आता है कि जिसमें सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्डन पॉजिटिव होगा, एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगा तो आपके पास एनर्जी में डिक्रीज आएगा, नेगेटिव साइन से होगा. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनता है. और लास्ट है कि if 8 loops are produced in a string of 1 meter length, then what will be the wavelength of the stationary waves? तो सिंपल सा MCQ है, इसमें वेवलेंथ मालूम करना है. तो फार्मूला है 2L डिवाइड बाय n. 8 लूप्स के लिए तो यहाँ पे 8 लेके, क्योंकि हमारे पास लेंथ 1 मीटर का है तो 2 बाय 8 हो जाएगा. द आंसर विल बी 1 बाय 4 मीटर. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है, तो ये एसएचआर टेस्ट की डिस्कशन थी. उम्मीद है आप लोगों को हाँ इवनिंग, तो ये इस संडे टेस्ट की इवनिंग की डिस्कशन थी. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी. हाफिज़.